जय हिंद सभी को। इस क्लास में हम अभी बात करेंगे आपके भारत के जो संविधान है, जो राज्य व्यवस्था है, उसमें एक टॉपिक है आपका संघीय कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका की बात करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के 3 अंग हैं आपके। संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। यानी हम संविधान की बात करें तो संविधान के अंदर ये 3 अंग है। संविधान के अंग कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से आपके? तो आप ध्यान रखना, पीछे मैंने क्लास में बात भी की थी कि संविधान, आपका संविधान क्या है? आपको संविधान के द्वारा अपनी राज व्यवस्था को संभालने के लिए, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। उसमें 3 अंग हैं आपके, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों अंगों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। कार्यपालिका के अंदर हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद आपका, और महान्यायवादी, और क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ये टॉपिक पढ़ते हैं हम कार्यपालिका के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में आपके मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद में आपकी व्यवस्थापिका। देखो, व्यवस्थापिका में आपका मुख्यतः जो भाग है वो किसका है? संसद का। यानी व्यवस्थापिका बोले या संसद, और संसद है वो जो संसद बनी हुई है। संसद किससे मिलकर बनी हुई है? तो संसद में आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर आपके संसद का निर्माण होता है। ठीक है, किसका? संसद का। यानी व्यवस्थापिका में हम संसद पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 भाग होते हैं। और ये अगर आपसे पूछ ले कि संसद का निर्माण किससे होता है, यानी संसद का गठन कैसे होता है, तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पढ़ते हैं, यानी न्यायपालिका पढ़ते हैं आपकी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आपके संविधान में कार्यपालिका की, और कार्यपालिका की हम बात करें तो सबसे पहले कार्यपालिका में आपका जो टॉपिक आता है वो आता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। सबसे पहले तो आपको कार्यपालिका है, देखो कार्यपालिका का संविधान में जो उल्लेख है, संविधान में उल्लेख, देखो कार्यपालिका का संविधान में जो उल्लेख है, संविधान के भाग 5, कौन सा भाग है? भाग 5, अनुच्छेद आपसे पूछे तो आप बताओगे अनुच्छेद 52 से 78 तक कौन है? कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, देखो हमने पीछे भी बात कर ली कि आपके संविधान के भाग 2 में नागरिकता, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और संविधान के भाग 4 के में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। आपके जो मौलिक कर्तव्य है, और आपको पता भी है शायद आपका मौलिक कर्तव्य आपके कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11 मौलिक कर्तव्य ये आपके संविधान भाग 4 तक है। और अब आपको पता है कि भाग 1 में किसका उल्लेख मिलता है, ये भी बता देता हूँ आपको। भाग 1 में संघ के सीमा क्षेत्र, संघ और राज्यों के सीमा क्षेत्र, ये ध्यान रखना। भाग जो आपके 4 के है, इसके में मौलिक कर्तव्य हो गए।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान के जो अनुच्छेद है, जैसे आपके अनुच्छेद 5 से 11 तक कौन है, भाग 1 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देश तत्व है वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, ठीक है। उसके बाद में आपके मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद आपके 51 क में उल्लेखित है, क्योंकि इनको संविधान में संशोधन करके जोड़े गए थे। जो आपके मूल कर्तव्य है वो मूल संविधान में नहीं थे, तो क्या किया इन्होंने, संविधान में संशोधन किया था, और उस संविधान संशोधन करके जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आपके प्रारंभ में 10 जोड़े गए थे, और वर्तमान में आपके मूल कर्तव्य कितने, तो वर्तमान में आपके 11 मूल या मौलिक कर्तव्य। अब हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि संविधान में जो कार्यपालिका है, संविधान में जो कार्यपालिका है उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, भाग कौन सा है, 5, अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो संविधान में उल्लेख भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 में, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि आपकी जो कार्यपालिका है इसका प्रमुख कौन है, कार्यपालिका का प्रमुख, तो कार्यपालिका का प्रमुख है आपके राष्ट्रपति, ठीक है। प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी जो कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति वो किस में नियत है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियत है, किसमें, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में नियत है, नियत, ठीक है। राष्ट्रपति में, यानी राष्ट्रपति में नियत है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका में नाम मात्र का प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख तो आपके कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री, ठीक है। याद रहेगा ना आपको, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, कार्यपालिका शक्ति किस में नियत है, राष्ट्रपति में। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है आपके, नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब देखो आगे बात करें हम, बात करते हैं हम राष्ट्रपति, क्योंकि सबसे पहले आपका इसमें टॉपिक कौन सा आता है, राष्ट्रपति का। देखो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी अभी हम बात कर रहे हैं जो बच्चा आर्मी, अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दिल्ली पुलिस, आपके राजस्थान पुलिस या डिफेंस के एसएसजीडी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी एग्ज़ाम आपके जो डिफेंस के जीडी लेवल के पेपर है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही उसका लेवल रहता है आपका। जिस राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो आपके राष्ट्रपति है, ठीक है। राष्ट्रपति आपसे सबसे पहले एक ही बात पूछी जाती है कि राष्ट्रपति जो आपका अनुच्छेद 52 है इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ऐसा कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 52 में उल्लेख है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 2-3 आपको बातें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के बारे में, ये भारत का प्रथम नागरिक है, भारत का प्रथम नागरिक, ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक। दूसरा सर्वोच्च सेनापति, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ठीक है। प्रथम नागरिक हो गया, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च। संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, संवैधानिक प्रमुख, ये क्या है, इनको उपाधियां मिली हुई। कार्यपालिका का प्रमुख मैंने आपको बता दिया है, संवैधानिक अध्यक्ष बता दिया मैंने आपको, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति, प्रथम नागरिक हो गया इसका। ये बातें आपको ध्यान रखना। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
भारत का प्रथम नागरिक हो गया राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख हो गया, ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख हो गया या संवैधानिक अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई ना आपको? आ गई बात समझ में? अरे समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में नहीं आता है। और मैं कहता हूँ आप अगर अपने मन से अगर किसी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको 100% वो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये बात याद हो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अब देखो राष्ट्रपति के बारे में, सबसे पहले राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी पास क्या योग्यता होनी चाहिए। हाँ भाई, आपको राष्ट्रपति बनना है तो योग्य तो होना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपकी होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है भाई, हम बिल्कुल भारत के नागरिक हैं, भारत का नागरिक, बिल्कुल हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है भाई, बना दो फिर राष्ट्रपति। अरे ऐसे कैसे बना देंगे? आपकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भाई, इतने तो अभी तो नहीं हुए, हो जाएंगे 35 वर्ष की आयु जिस दिन आपकी हो, ठीक है भाई, हो जाएंगे। उसके बाद में आपका 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, बनने की योग्यता रखता हूँ, ठीक है भाई, बनेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने की जिसके पास योग्यता है वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद में किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है भाई, कोई लाभ के पद पर ना हो। जैसे कोई मान लो मंत्री है, या जैसे मान लो कि लोकसभा का, या उनको क्या है कि नहीं माना जाता है, ठीक है ना, मंत्री को लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, ठीक है भाई, नहीं मानेंगे हम, कोई मंत्री होते नहीं, लाभ के पद, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये आपके पास योग्यता है तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है भाई, लड़ेंगे। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो योग्यता है उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आपको अनुच्छेद 58 याद रखना। कौन सा? अनुच्छेद 58, ठीक है। तो ये बातें आपको, सबसे पहले आपके पास योग्यता है तो अब आपका क्या करेंगे, हम निर्वाचन करेंगे। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है भाई। सबसे पहले हम योग्यता तय कर लेंगे, इतनी हमारे पास योग्यता है तो हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल कौन कौन होते हैं। जैसे आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो हम सब लोग क्या करते हैं, आपके वो चाहे हमारे गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो हम सब लोग, गांव वाले जितने भी गांव के मतदाता है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, तो हम वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को कौन वोट देते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, कौन? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना। कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि मनोनीत इनको कौन कर रहा है, राष्ट्रपति खुद ही कर रहा है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन, मंडल में कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है भाई, हम याद रखेंगे। रखोगे याद, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है सर, ओके। आगे निर्वाचन मंडल, अब निर्वाचन होता कैसे है, निर्वाचन की पद्धति क्या है, निर्वाचन
पद्धति। ठीक है भाई, बताएंगे पद्धति क्या होती है। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रतिनिधित्व अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान किए जाते हैं। किस प्रकार से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय, ये याद रखना साथ में, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना है, राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए। तो राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है उसका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आपके राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है सर, 5 वर्ष तो होना ही चाहिए कम से कम। उसके बाद में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। याद रखोगे, ठीक है रखेंगे याद सर। अब क्या करें, जब एग्ज़ाम क्लियर करना है तो याद तो रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाओगे ना। तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, बिल्कुल दिलाई जाती है सर। ठीक है, अब जो इतनी हमने बातें कर ली, अब जो बाकी बातें राष्ट्रपति के बारे में, इसका कार्यकाल लिख दिया हमने, शपथ लिख दिया है। अब शपथ लिखने के बाद और भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम और कुछ महत्वपूर्ण बातें, शक्तियाँ और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आप याद कर लेना, इतनी बातें याद कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है। इतनी बातें याद कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है। यहाँ तक जो बातें हमने लिखी है, जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, वो सारी बात आप नोट कर लेना, नोट करके आप लिख लेना बढ़िया रजिस्टर के अंदर, फिर याद कर लेना, उसको कंठस्थ करना, ध्यान मगन हो गए, उसको फिर मनन करना धीरे धीरे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इस राष्ट्रपति से आपके एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है, और पक्का आता है तो पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन ले रहा है ना, हाँ, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद सभी को, जय हिंद जय भारत।